नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, आपको एक एडवर्टीजमेंट याद होगी, अक्सर टीवी चैनल पे आप देखा करते थे, शायद सर्फ एक्सेल की थी, जिसमें एक लाइन थी कि ये दाग अच्छे हैं। वो छोटी सी टैग लाइन बहुत आकर्षक बनाती थी उस पूरे विज्ञापन को। वैसे ही अब राहुल गांधी ने जो बात कही है, उसको देख के अगर मैं ये कहूं कि ये जिद अच्छी है तो वो बिल्कुल सही फिट बैठेगी। जिद क्या? जिद ये कि राहुल गांधी कहते हैं कि बचपन से मुझ में एक बहुत खराब आदत है। वो खराब आदत ये है कि जो मैं एक बार ठान लेता हूं, फिर दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो मैं करके रहता हूं। और इसके लिए वो उदाहरण भी देते हैं, अपनी कांग्रेस पार्टी का भी उदाहरण देते हैं कि किस तरह से कई बार कांग्रेस पार्टी के लोग भी उनके खिलाफ खड़े हो गए थे। लेकिन अब फिर उन्होंने जिद पकड़ी है कि इस देश को बता के रहूंगा कि ये सरकार वोट जीत की सरकार नहीं, वोट चोरी की सरकार है। और इसमें वो कामयाब भी होते दिख रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूं, मुझ में अजीब सी बात है। जब मैं छोटा सा था तब से जब मैं मन बना लेता हूं ना कि ये करना है, बस गया काम, वो होगा। और मैं बता रहा हूं, मैं मतलब आधा काम नहीं करता हूं। मैंने कहा था कि जमीन अधिग्रहण बिल होगा, आधी कांग्रेस पार्टी खिलाफ खड़ी हो गई थी। मैंने कहा भैया आप करो जो करना है, ये होगा, मैंने करवा दिया। और मैं सोचता था, हां गांधी जी चंपारण आए थे, बिहार में क्रांति होती है, मगर कैसे होती है। और इस यात्रा में मुझे दिखा कि भैया आप समझ लो कि यहां पे जो आपने किया है ना, ये जो नारा दिया है वोट चोर, ये आपने बिहार से पूरे देश में फैला दिया है। पूरे देश में फैला दिया आपने। अब मोदी जी भाषण देंगे और वहां पे उनके सामने छोटे छोटे बच्चे कहेंगे वोट चोर। लग गया ठप्पा। अब अगर सही मायने में पूछें तो लगता तो यही है कि ये जिद अच्छी है, क्योंकि राहुल गांधी ने जो बात आज कही उसमें एक सच्चाई तो बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि जिस दिन मैंने बेंगलोर की उस मधेपुरा विधानसभा सीट का कच्चा चिट्ठा खोल के रखा, जिस दिन वो वोट चोरी का सारा सबूत के साथ मैंने दुनिया के सामने रखा, इस देश के सामने रखा, उस दिन से आज तक मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, ना इसको डिनाई किया। इसका मतलब जो उन्होंने कहा वो ठीक कहा। अब अगर राहुल गांधी के इस नजरिए से या इस तर्क पर विचार करें तो बात तो सही है। बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, बीजेपी की जो मशीनरी है, वो भी जुटी है किसको? चुनाव आयोग को सपोर्ट करने में, चुनाव आयोग को बचाने में। लेकिन जो राहुल गांधी ने आरोप लगाए उसको लेकर तो उन्होंने नहीं कहा कि ये झूठ आरोप है, बल्कि उसके एवज में, उसके मुकाबले अनुराग ठाकुर और डाटा ले आए। उन्होंने कहा यहां भी फ्रॉड हुआ, जिससे राहुल गांधी झूठे तो साबित नहीं हुए, बल्कि राहुल गांधी के जो दावे थे उसको और पुख्ता सबूत मिल गए कि हाँ देखिए, इसका मतलब राहुल गांधी ने ठीक कहा। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, बीजेपी के किसी नेता ने डिनाई नहीं किया और ना ये कहा कि राहुल गांधी ने झूठ बोला। फैक्ट चेक करके राहुल गांधी को फंसाने की कोशिश की, लेकिन हर बार जो फैक्ट चेकर है वही फंसे। जिन्होंने सही फैक्ट चेक किया वो तादाद ज्यादा थी जिन्होंने राहुल गांधी के दावों को सही साबित किया। इसलिए बात तो राहुल गांधी की सही है। अब राहुल गांधी एक बात और कह रहे हैं, उस पर भी अगर ध्यान से सोचो तो लगता है सही है। राहुल गांधी कह रहे हैं दोस्तों कि भाई मुझे तो पहले से शक हो गया था। जब 2014 में सत्ता में आई बीजेपी, अमित शाह उस वक्त से कह रहे हैं कि अब 40-50 साल हमारी सरकार नहीं जाएगी। हम सब ने सुना ये बात, हमेशा सुनते थे, लेकिन
हमें लगता था कि ओवर कॉन्फिडेंस है या यूं ही हम अनसुना कर देते थे बात को। लेकिन अब जब राहुल गांधी इसको जोड़ रहे हैं इस वोट चोरी के साथ, वोट चोरी के साथ जोड़ के आप देखो तो सोचने पे मजबूर तो होते हैं आप कि बात तो सही है। जब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि भाई मतदाता के मन में क्या है, ये तो कोई नेता नहीं समझ पाया आज तक। अगर ये नेता समझ जाते तो फिर तो वो सत्ता से कभी बाहर ही ना हो। हर 5 साल में मतदाता किस आधार पर वोट देता है, किसको देता है, ये कोई नहीं समझ सकता। फिर अमित शाह जी को कैसे पता था कि 40-50 साल वो हिलने वाले नहीं है? इसका मतलब दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली थी। कुछ साल पहले अमित शाह ने बयान दिया, एक बार नहीं अनेक बार, कि अब बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हाँ, और मैं सोच रहा था कि यह व्यक्ति कैसे कह सकता है, इसको कैसे मालूम कि बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हम सब राजनेता हैं, जनता क्या करेगी, जनता के दिल में क्या होता है, जनता ही जानती है। तो ऐसा बयान देना कि अब हमारी सरकार 40-50 साल चलेगी, ये अजीब सा बयान है। और उस टाइम मैंने सोचा था कि इसको कैसे मालूम कि 40-50 साल के लिए सरकार चलेगी। और अब सच्चाई पूरे देश के सामने आ गई है। वो ये बात इसलिए कह सकते हैं कि वो वोट चोरी करते हैं। देखिए, आज दरअसल बिहार में जो वोट अधिकार यात्रा चल रही है, उसमें प्रियंका गांधी शामिल हुई राहुल गांधी के साथ, साथ में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। आज सुबह के वीडियो में मैंने कहा था कि बिहार में दरअसल आज से एक राजनीति का नया दौर शुरू हो रहा है। बात बिल्कुल सही है। आज जब प्रियंका गांधी राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हुई तो देखने वालों का हुजूम पहले से कहीं ज्यादा था। देखने वालों में उत्साह एक अलग था। बहुत से चैनलों में आपने देखा होगा, सोशल मीडिया चैनल पे, जाहिर सी बात है गोदी मीडिया तो नहीं दिखाएगा, कि लोग बात कर रहे हैं वहां पर, जो उनको देखने के लिए महिलाएं खड़ी हैं, बुजुर्ग खड़े हैं, सब कह रहे हैं कि भाई हम, उनसे पूछा कि आप क्या देखना है तो कहा हम इंदिरा गांधी के पोता पोती को देखने आए हैं, हम राजीव गांधी के बेटा बेटी को देखने आए हैं। ये मैंने कल कहा था और सुबह के वीडियो में भी कहा था कि प्रियंका गांधी का ये इफेक्ट होता है। जब प्रियंका गांधी आती हैं तो महिलाएं ऑटोमेटिकली जुड़ जाती है। रेवंत रेड्डी को यात्रा में शामिल करके एक कांग्रेस ने जबरदस्त मैसेजिंग दी है कि देखिए, जातिगत जनगणना हम सिर्फ कहते नहीं, करके दिखाते हैं। उसका सबसे बड़ा सबूत है तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, जहां पर जातिगत जनगणना हुई है और उसको लेके जो भी रिकमेंडेशन है वहां की राज्य सरकार लागू कर रही है। तो अपनी एक मिसाल के तौर पर रेवंत रेड्डी को शामिल किया गया है। तो ये जो वोट अधिकार यात्रा में जो नारा वोट चोर गद्दी छोड़ वाला जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो चिपक गया है, वो सही में चिपक गया है। अब पटना में बैठे, दिल्ली में बैठे गोदी एंकर, गोदी मीडिया जो मर्जी चलाएं, आज भी देखेंगे आप तो एक गोदी चैनल बाकायदा मुहिम से पूरा एक प्रोग्राम किया कि महागठबंधन में झगड़ा चल रहा है। बाकायदा लाइन दे रहे हैं कि राहुल गांधी को तेजस्वी नहीं पसंद। कमाल की पत्रकारिता है भाई। राहुल गांधी को तेजस्वी नहीं पसंद लेकिन साथ चल रहे हैं दोनों, गजब आदमी। ये कैसा नापसंदगी है कि भाई हम तो यात्रा करेंगे दोनों मिलकर साथ, लेकिन तुम मुझे पसंद नहीं, सिर्फ इसलिए कि राहुल गांधी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2-3 दिन पहले इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार क्यों घोषित नहीं किया जा रहा। भाई आपको कैसे मालूम कि वो नाराजगी है? मुझे तो ऐसा लगता है 1 तारीख को जब महागठबंधन की यात्रा समाप्ति पर रैली होगी, हो सकता है उस दिन अनाउंस कर दे राहुल गांधी या कांग्रेस या महागठबंधन, या एक पार्टी के साथ बैठ के सीट बंटवारे के हिसाब से उसके बाद तय होगा। लेकिन ये तो किसी से भी नहीं छुपा है, जब तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को
इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री का दावेदार बता दिया, तो इधर से भी तय है कि भाई तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के सबसे बड़े दावेदार है। कांग्रेस जो है वो कांग्रेस के नेता जो अपने उसको कहते हैं ना प्रेशर टैक्टिक्स के तहत जो मर्जी कह ले, लेकिन सच्चाई वो भी जानते हैं, सच्चाई राहुल गांधी भी जानते हैं, सच्चाई तेजस्वी भी जानते हैं कि तेजस्वी के अलावा और कोई मुख्यमंत्री का दावेदार है ही नहीं। लेकिन उसको लेके खींचते हैं गोदी मीडिया को, कुछ एजेंडा नहीं मिल रहा इस यात्रा को जो है वो कमतर बताने के लिए, तो इस तरह के चला रहे हैं। दूसरी तरफ इम्पैक्ट बिहार में इसका दिखने लगा है। कल 2 बड़े वीडियो आए थे। एक, जब पटना में लोगों ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को दौड़ा दौड़ा कर भगाया वहां से, ये विजुअल आपके सामने, स्वास्थ्य मंत्री को दौड़ना पड़ा, भागना पड़ा। दूसरा, एक और मंत्री अशोक चौधरी सीनियर मंत्री को जब उनकी रैली में लोगों ने सवाल पूछे तो अशोक चौधरी को मंच से कहना पड़ा कि मुझे तुम्हारे वोट नहीं चाहिए, और वहां खड़े पुलिस अधिकारी को कह रहे हैं कि इन सब पे मुकदमा दर्ज कीजिए। मुंह पे अब विरोध दिख रहा है। बहुत बुरी स्थिति में, बहुत गंभीर स्थिति में जेडीयू बीजेपी की सरकार वहां पहुंच गई है। नीतीश कुमार को भी कहा जा रहा, समझ में नहीं आ रहा कि इस वक्त वो करे तो करे क्या, इसलिए नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी सब आज की डेट में गायब है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्तर पर एक चीज मैं आपको, शायद हो सकता है मैं थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूं, लेकिन मुझे जो लगता है मैं वो बता रहा हूं। ये सच हो सकता है, ये इसका मैं दावा नहीं करता, पर मुझे ऐसा लग रहा है, आभास हो रहा है कि मोदी जी को समझ में आ गया है कि विदाई का वक्त आ गया है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जिस तरह से इवेंट्स पिछले कुछ दिनों में हुए हैं, आप जरा उनको ध्यान से देखिए। राहुल गांधी की यात्रा से फोकस हटाने के लिए, राहुल गांधी के मुद्दों से फोकस हटाने के लिए कैसी अजीब अजीब हरकतें हो रही है। चुनाव आयोग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है, अनुराग ठाकुर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है, वो नहीं हो रहा तो एक बिल लाया जा रहा है जहां पर प्रधानमंत्री कहते हैं मुझे भी शामिल करो कि अगर 30 दिन जेल में रहा तो मुझे हटा देना। फिर उसके बाद मोदी जी की डिग्री दिखाई नहीं जाएगी, ये एक विवाद खड़ा कर दिया जाता है ताकि लोगों का ध्यान हटे। बड़ा अजब सा देश है, यहां पर बड़े अजब से कानून हैं। मतदान केंद्र से बाहर निकलते ही दरवाजे पर ही मीडिया के कैमरे महिलाओं से बात कर सकते हैं, लेकिन अगर वही फुटेज, मतदाताओं के जो फुटेज है, अगर विपक्ष मांगता है तो वो महिलाओं की निजता का हनन हो जाता है। प्रधानमंत्री की डिग्रियों को पार्टी अध्यक्ष और तब के एक सीनियर नेता, सीनियर मंत्री अरुण जेटली प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा सकते हैं सबको, लेकिन आरटीआई के तहत अगर कोई उसकी जानकारी मांगे तो ये निजता का हनन है, उसके लिए मना कर दिया जाता है। ये कैसे कानून है, ये कैसे हिसाब किताब है, मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया। प्रधानमंत्री खुद अपने पुराने बयानों में कहते हैं कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। प्रधानमंत्री एक बयान बड़ा मशहूर है, वो कहते हैं कि मैं ऐसे फाइल नहीं पढ़ता, मैं ऐसे देखता हूं और समझ जाता हूं। वो प्रधानमंत्री जब फोटो खिंचवानी हो तो लैपटॉप, टैब, मोबाइल, किताब सब कुछ आसपास उनके रखा होता है। ये कैसा देश है या ये क्या हिसाब किताब है, मुझे तो समझ में नहीं आया। आपको समझ आया तो बताइएगा। लेकिन बात लौटता हूं कि क्यों मुझे लग रहा है कि मोदी जी का अब उन्हें भी लग रहा है कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। देखिए, एक चीज सोचिए, जो प्रधानमंत्री एक दिन में 2-2 राज्यों का दौरा कर सकते हैं, वो प्रधानमंत्री गुजरात में 2 दिन लगा रहे हैं। क्यों? एक निजी मारुति सुजुकी कंपनी की एक गाड़ी को झंडा दिखाने के लिए वहां पहुंचे हैं। कहानी ये नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कहानी ये है कि प्रधानमंत्री गुजरात में अपनी फाइलें निपटाने गए हैं। वो ये देखने गए हैं कि कुछ ऐसा तो नहीं बचा है जो बाद में उनके लिए दिक्कत कर सकता है, इसलिए वो खुद इस चीज को चेक करने गए। वरना इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकते हैं प्रधानमंत्री की? अभी हाल ही में बिहार में गए, अब बिहार में चुनाव भी है, अभी और भी जाएंगे,
बिहार को कुछ नहीं दिया, बिहार को सिर्फ हवाई बातें करी और उसी के कुछ दिन बाद गुजरात में अपने राज्य में इतने बड़े प्लांट की इनॉग्रेशन करते हैं और इतना कुछ सौगात देते हैं। तो बिहार में ये सवाल तो उठ ही रहा है कि भाई ये सब कुछ गुजरात को ही क्यों दिया जाता है, बिहार को क्यों नहीं दिए गए इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं सारी। लेकिन प्रधानमंत्री ने ये रिस्क लिया। दूसरा, प्रधानमंत्री की आंख के तारे थे अडानी, अंबानी और छोटे अंबानी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में सबसे पहले छोटे अंबानी को निशाना बनाया गया। पहले ईडी से, फिर सीबीआई रेड की गई और अब सुप्रीम कोर्ट के ही जरिए सही, लेकिन बड़े अंबानी को भी निशाना बनाया जा रहा है कि उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वनतारा, उसकी जांच को लेकर बाकायदा एसआईटी बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट के कहने पर। वही वनतारा जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री ने किया था और वहां वक्त गुजार कर आए थे। दोनों अंबानी बंधुओं को क्या इसलिए एक यूं कहें आप कि नट कसने की कोशिश की जा रही, चूड़ी कसने की कोशिश की जा रही, क्योंकि पिछले दिनों बहुत खबरें आई थी कि अडानी और अंबानी के बीच में जो विवाद खड़ा हुआ रूस से मिलने वाले तेल को लेकर, रूस से खरीदने वाले तेल को लेकर और अमेरिका की तरफ से लग रही सैंक्शन को लेकर या टैरिफ को लेकर, सैंक्शन नहीं माफ कीजिएगा, टैरिफ को लेकर, और वहां पर अडानी का जो केस है उसको लेकर। तो ये जो अंबानी और अडानी के बीच में फ्यूड को लेकर आया, तो वहां क्या प्रधानमंत्री ने बता दिया है कि मेरी पहली पसंद अडानी है, इसलिए अंबानीज को टाइट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये मत भूलिए कि धीरू भाई अंबानी से लेकर मुकेश अंबानी तक ये बात भी किसी से नहीं छुपी है कि अंबानी परिवार के पास हमेशा 140-150 सांसद रहते हैं। इस देश के कॉर्पोरेट जगत राजनीति में बहुत बड़ा दखल रखता है। अगर एक कॉर्पोरेट जगत बीजेपी या मोदी जी के साथ नहीं हुआ होता तो शायद बीजेपी आज सत्ता में भी नहीं होती। लेकिन ये कॉर्पोरेट जगत, कल मैं कोई प्रोग्राम देख रहा था कहीं पर, उसमें बहुत सीनियर बिजनेस पत्रकार कह रहे थे कॉर्पोरेट जगत खास करके ये बड़े अंबानी से बड़ा कौन है, अंबानी, अडानी और फिर अंबानी के छोटे भाई भी हैं। कॉर्पोरेट जगत सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन ये जो घर पे सीबीआई रेड्स और इस तरह की इंसल्ट नहीं बर्दाश्त कर सकता। यानी वनतारा हो या अनिल अंबानी के घर पर छापे हो, ये डायरेक्टली इंसल्ट एक तरह से उनकी है, या इंसल्ट करने की कोशिश की जा रही। तो ये इंसल्ट को कॉर्पोरेट जगत कब तक बर्दाश्त करेगा। और कॉर्पोरेट जगत के अंदर वैसे भी कहा जाता है कि बहुत इस वक्त डिसएसोसिएशन शब्द का इस्तेमाल किया कि बीजेपी के साथ अपने को बीजेपी से अलग करने की एक कुलबुलाहट है। तो ये सारी चीजें जब तार जोड़ते हैं तो तार एक ही जगह जोड़ते हैं कि कुर्सी हिल चुकी है। अब या तो मोदी जी का चेहरा हटा के किसी और चेहरे को उस कुर्सी पर बिठाया जा सकता है ताकि मामले को कुछ दिनों के लिए टाला जा सके, नहीं तो फिर इस देश में मध्यावधि चुनाव की आहट सुनाई देने लगी है। ये मेरा पर्सनल आंकलन है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।